अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स। और इस टॉपिक को और इससे रिलेटेड तमाम और जो मज़ीद टॉपिक्स हैं जो जिनसे ये कनेक्टेड है वो सब हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कम्प्लेक्सिटी क्लासेस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन देखेंगे, एनपी कम्प्लीटनेस क्या होती है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्किट सेटिस्फायबिलिटी क्या होती है, फिर 3CNF सेटिस्फायबिलिटी, लास्ट में हम देखेंगे फिर क्लिक प्रॉब्लम, वर्टेक्स प्रॉब्लम और सबसेट सम प्रॉब्लम, जो बेसिकली एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स एक्चुअली हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कम्प्लेक्सिटी क्लासेस से। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले एनपी क्लास प्रॉब्लम क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स केम इनटू द डिवीजन ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स हु कांट बी सॉल्व्ड or produce an output within polynomial time but verified in the polynomial time. NP class contains P class as a subset. NP problem begin hard to solve. Being hard to solve, the term NP does not mean non-polynomial. Originally, the term meant non-deterministic polynomial. It means according to the one input number of output will be produced. इस डेफिनेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टर्म्स थी जो कि क्लियर होने वाली है, वो नीचे लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पी क्लास प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व और प्रोड्यूस्ड एन आउटपुट विद इन पोलिनोमियल टाइम। ऐसी प्रॉब्लम्स जो पोलिनोमियल टाइम के अंदर या पोलिनोमियल टाइम की बेस पर सॉल्व हो जाएं, इन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं पी क्लास प्रॉब्लम्स। और polynomial टाइम से क्या मुराद है? इफ यू प्रोड्यूस एन आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम सच as within a minute or hours, this is known as polynomial time. पीछे हमने काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम्स किए हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। ये सब एल्गोरिथम जो है वो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम है, यानी इन सब की जो आउटपुट है वो पॉलिनोमियल टाइम में हमें मिल जाती थी। जो हमने देखा, किसी की एन स्क्वायर है, किसी की जो है वो एन लॉग एन है, किसी की लॉग एन कम्प्लेक्सिटी थी, टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो ये सब पॉलिनोमियल टाइम कहलाता है। तो पॉलिनोमियल टाइम का मतलब यही है कि आउटपुट प्रोड्यूस की जाए किसी गिवन इनपुट के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर। जैसे 1 मिनट हो गया, ये 1 घंटा हो गया, ये कुछ घंटों के हिसाब से अगर आउटपुट हमें मिल रही है तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स बोलते हैं। और नॉन पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं? फिर प्रोड्यूस एन आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन input but there are no time constraints is known as non-polynomial time. But yes, output will be produced but this time is not fixed yet. नॉन पोलिनोमियल टाइम को हम एक्सपोनेंशियल टाइम भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जिनकी आउटपुट हमें एक फिक्स टाइम में नहीं मिलती, यानी कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होती। आउटपुट आपको इनपुट के लिहाज से किसी भी वक्त या यूँ कह लें कि किसी भी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जो है वो हासिल हो सकती है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं अब एनपी क्लास एक और टर्म इसमें आई, डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ डिसीजन प्रॉब्लम इफ इट्स आउटपुट इज अ सिंपल yes or no, or you may need this of this as true as or false, 0 or 1, accept or reject. We will phrase many optimization problems as decision problems, for example greedy method, which हम देख चुके हैं। dp given a graph g, डायरेक्टेड पॉलिनोमियल्स हम ग्राफ देखें हमने, इसमें ग्राफ जी है, if there exists any हैमिल्टोनियन साइकिल। ये हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इस टर्म को फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं। तो इसी लिहाज से हम एनपी क्लास प्रॉब्लम देखते हैं क्या होती है। द सेट ऑफ ऑल डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स केम इनटू द डिवीजन ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स हु कांट बी सॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड एन आउटपुट विद इन पॉलिनोमियल टाइम। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि पॉलिनोमियल टाइम में शायद सॉल्व ना हो सकें लेकिन वेरीफाइड इन द पॉलिनोमियल टाइम, लेकिन जो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम है वो उस सोल्यूशन को वेरीफाई ज़रूर कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनपी क्लासेस हैं वो पी क्लासेस का सबसेट है। ऑलराइट, और यहाँ पे एनपी से मुराद नॉट पॉलिनोमियल नहीं है, एनपी स्टैंड फॉर बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देखते हैं एनपी हार्ड क्लास क्या होती है। हेयर यू टू satisfy the following points to come into the division of NP hard. If we can solve this problem in polynomial time, then we can solve all NP problems in polynomial time. अगर हम एक प्रॉब्लम को polynomial time में सॉल्व कर सकते हैं
तो इसका मतलब ये कि हम तमाम NP प्रॉब्लम्स को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू कन्वर्ट द इशू इनटू वन प्रॉब्लम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विद इन द पॉलिनोमियल टाइम, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हम एक इशू को एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील कर दें तो लेकिन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर रहते हैं वही, तो ये दोनों कंडीशंस जब एक प्रॉब्लम फुलफिल करती है, ऐसी प्रॉब्लम को हम NP हार्ड क्लास प्रॉब्लम बोलते हैं। NP क्लास कंप्लीट क्लास, इसको NPC भी कहा जाता है, NPC या NP कंप्लीट क्लास। A problem is in NP complete if it is in NP, it is NP hard। किसी भी प्रॉब्लम को हम NPC या NP complete प्रॉब्लम तब कहेंगे जब वो NP की सेटिस्फेक्शन को पूरा करता होगा और NP हार्ड की सेटिस्फेक्शन को भी पूरा करता होगा। ये हमारे सामने ग्राफ है जो कि हमें तमाम NP क्लासेस और उनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, और जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले नीचे हमारे पास P क्लास है, उसके ऊपर NP है, फिर NPC है, फिर NP हार्ड है, और इस फॉर्म में जो है ये सारे सबसेट्स और सेट्स की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन क्या होती है। बिफोर टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स, it is essential to introduce the notion of a verification algorithm. Many problems are hard to solve, but they have the property that is easy to authenticate the solution if one is provided. पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन, ये ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जिन्हें हम वेरिफिकेशन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ये इन एल्गोरिथम का काम होता है सिर्फ ये कि गिवन इनपुट या गिवन प्रॉब्लम के लिए अगर कोई सोल्यूशन हमारे पास है मौजूद, तो उस सोल्यूशन को की जो पॉलिनोमियल टाइम है वो वेरिफिकेशन सिर्फ ये एल्गोरिथम करते हैं कि ये इस सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन जो है वो सूटेबल है या नहीं है। अब इसी टॉपिक के अंदर पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले है हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम। कंसिडर द हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G. Does G have a cycle that visits each vertex exactly once? There is no known polynomial time algorithm for this dispute. अब प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो कुछ जिसका इसका नेम है हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम है, और लेट्स सपोज हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है दैट इज G, एंड G के अंदर हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा साइकिल या लूप मौजूद है कि हम हर वर्टेक्स को एक दफ़ा लाजमी विजिट कर पाएँ। अगर हम इस तरह के एल्गोरिथम को देखें तो हमारे पास ऐसे केसेस में पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम जो है वो पॉलिनोमियल टाइम मौजूद नहीं होता। इट मीन्स यू कांट बिल्ड अ Hamiltonian cycle in a graph with a polynomial time even if there is no specific path is given for the Hamiltonian cycle with a particular vertex, yet you can't verify the Hamiltonian cycle within the polynomial time. Let us understand that a graph did have a Hamiltonian cycle, it would be easy to for someone to convince of this. हम कंसिडर चले करते हैं एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हैमिल्टोनियन साइकिल मौजूद है, जैसे ही पीछे एग्जांपल में आपको शो किया गया। ये बात जो हम कर रहे हैं कि ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल मौजूद है, तो ये बात किसी हद तक कन्विंसिंग लगती है। तो इसी बात को हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो लूप है या पीरियड है वो HV3 V7 V1 V1 3i ये वर्टिसेस के नेम है। तो यानी इन वर्टिसेस से गुजर कर या एजेस से गुजर कर जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। वी कुड देन इम्पैक्ट द ग्राफ एंड चेक दैट this is indeed a legal cycle and that it visits all of the vertices of the graph exactly once. Thus, even though we know of no efficient way to solve the Hamiltonian cycle problem, there is a beneficial way to verify that a given cycle is indeed a Hamiltonian cycle. अब चूंकि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि हैमिल्टोनियन साइकिल का पॉलिनोमियल टाइम नहीं होता, यानी ये वो एल्गोरिथम है जो कि एक्सपोनेंशियल या नॉन पॉलिनोमियल टाइम में आता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो एल्गोरिथम है वो दो पार्ट्स में हम उनको डिवाइड अगर करने हैं, एक पॉलिनोमियल टाइम और दूसरा नॉन पॉलिनोमियल टाइम,
तो जो हैमिल्टोनियन साइकिल है वो नॉन पॉलिनोमियल टाइम ग्राफ्स में आता है। तो ऐसे एल्गोरिथम जिनका हमारे पास कोई पॉलिनोमियल टाइम ना हो, और यानी उसे हम सॉल्व भी इजीली नहीं कर सकते, उसका कोई सोल्यूशन भी हमें नहीं मिल रहा, तो ऐसे में उन प्रॉब्लम्स को अलग अलग जो है वो सॉल्व करने की बजाय हम कोशिश करते हैं सबको इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर हमें हम उस तमाम प्रॉब्लम्स में से किसी एक को भी अगर हम प्रूव कर देते हैं कि वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगी, तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बाकी तमाम भी उसी तरह की प्रॉब्लम्स पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएंगी। So for the verification of the polynomial time of an underacted Hamiltonian cycle graph G, there must be exact specific definite path must be given of Hamiltonian cycle that you can verify in the polynomial time. यहाँ पर हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं पहले। सर्टिफिकेट, a piece of information which contains in the given path of a vertex is known as certificate। किसी भी ग्राफ के अंदर एक गिवन पाथ के अंदर कोई इंफॉर्मेशन छोटी सी अगर हमें दी जाए किसी वर्टेक्स के बारे में, उसे हम सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब हम देखते हैं जी कि पी और एनपी क्लासेस का आपस में रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो हमने पीछे डायग्राम में भी देखा स्टार्ट में कि पी कंटेन एनपी, या यूँ कह लें कि एनपी जो है वो बेसिक सेट है और पी जो है उसका एक सबसेट है। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि पी इज़ इक्वल टू एनपी, यानी ऐसे प्रॉब्लम जो पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रहे हैं, और दूसरे एनपी प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरी टाइप के होते हैं जो कि सॉल्व नहीं होते पोलिनोमियल टाइम में लेकिन वेरीफाई हो सकते हैं, यानी वो उनके सॉल्यूशंस वेरीफाई किए जा सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो ऐसे एल्गोरिथम जो इन सॉल्यूशंस को वेरीफाई कर सकते हैं वो एल्गोरिथम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व भी हो सकते हैं। तो इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि P इज इक्वल टू NP। Observe that P contains an NP. In other words, if we can solve a problem in polynomial time, we can indeed verify the solution in polynomial time. More formally, we do not need to see a certificate. There is no need to specify the vertex or intermediate of the specific path to solve the problem. We can explain it in polynomial time anyway. ये मैंने पहले वाले पॉइंट के बारे में जो बात बताई उसी को जो है वर्डिंग एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट था P is equal to NP. It seems you can verify and produce an output of the set of decision based problems in NP classes in a polynomial time, which is impossible because according to the definition of NP classes you can verify the solution within the polynomial time, so this relation can never be held। तो P is equal to NP वाला जो रिलेशन है ये हम एज्यूम कर रहे हैं एक्चुअली। डेफिनेशन हमें कुछ यूँ कहती है कि एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम ऐसी है जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो रही लेकिन वेरीफाई जो है वेरिफिकेशन उसकी हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो P क्लास की प्रॉब्लम NP क्लास की प्रॉब्लम के इक्वल होगी। आगे कॉन्सेप्ट है रिडक्शंस का। The class NP complete NPC problems consist of a set of decision problems, a subset of class NP that no one knows how to solve efficiently, but if there were a polynomial solution for even a single NP complete problem, then every problem in NPC will be solvable in polynomial time. हम NPC प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, हमें पता है कि these problems consist of a set of decision problems that no one knows how to solve efficiently। या दूसरे लफ्ज़ में हम ये भी कह सकते हैं कि NPC प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एफिशिएंटली सॉल्व करने का जिनका कोई मेथड नहीं है, या यूँ कह लें कि नॉन पॉलिनोमियल टाइम जो है वो एल्गोरिथम्स को फॉलो करती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि उसका पॉलिनोमियल सोल्यूशन मौजूद है, तो एवरी NPC प्रॉब्लम कैन बी सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम। ये बातें हम पीछे जो है इस बारे में कुछ और कह रहे थे और यहाँ पे कुछ और लिखा है। तो अगर हम ऐसा कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो इसके लिए हमें रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो देखना पड़ेगा। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है A एंड B। यू नो डैट इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व प्रॉब्लम A इन पॉलिनोमियल टाइम, और हम ये जानते हैं कि जो प्रॉब्लम A है उसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। एंड यू वांट टू प्रूव डैट B कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन पॉलिनोमियल टाइम। उन दोनों प्रॉब्लम्स में से A जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व की जा सकती है लेकिन B नहीं, और ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वो कुछ यूँ है कि A डज नॉट बिलोंग टू P क्लास
implies that B does not belong to P class. Consider an example of to illustrate reduction. The following problem is well known to be NPC. Three color. ये ग्राफ कलरिंग जो हमने एल्गोरिथम पीछे पढ़ा था, ये वही प्रॉब्लम है. Given a graph G, can each of its vertices be labeled with one of three different colors such that two adjacent vertices do not have the same label? पीछे हमने जो ग्राफ कलरिंग एल्गोरिथम देखा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि हर वर्टिस को अलग अलग कलर जो है वो दिया जाए ताकि दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम ना हो सके और कंफ्यूजन ना हो. तो यहाँ पर भी यही है, हम तीन वर्टिसेस को डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट थ्री कलर जो है असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. Coloring arises in various partitioning issues where there is a constraint that no objects cannot be the two objects cannot be assigned to the same set of partitions. The phrase coloring comes from the original application which was in map drawing. Two countries that contribute a common border should be colored with different colors. ये concept वही ग्राफ कलरिंग का जो है concept है जो हम previous lecture में भी देख चुके हैं. I'm not explaining it. It is well known that planar graphs can be colored with four colors. There exists a polynomial time algorithm for this, but deciding whether this can be done with three colors is hard, and there is no polynomial time algorithm for it. ये हमारे पास सी का जो है वो डायग्राम में polynomial time reduction देखते हैं क्या होती है. We say that decision problem L1 is polynomial time reducible to decision problem L2 if there is a polynomial time computation function f such that of all x belongs to L1 if and only if x belongs to L2. पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन में हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास एक डिसीजन प्रॉब्लम है दैट इज L1 जो कि पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम है और पॉलिनोमियल टाइम को यूज़ करके हम उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस कर सकते हैं. और दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है L2. If there is a polynomial computation function f such that of all x belongs to L1 and if and only if x belongs to L2. NP completeness किसी भी डिसीजन प्रॉब्लम L को हम NP हार्ड हम तब बोलते हैं जिस तरह हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी उसी तरह से है कि अगर प्रॉब्लम जो है वो लेस देन इक्वल टू क्लास P हो फॉर ऑल प्रॉब्लम L less than equal to belongs to NP. If L is NP complete, if L belongs to NP and L prime less than equal to PL for some non NP complete problem L. Given this formal definition, the complexity classes are. इस डेफिनेशन में तमाम वही क्लासेस यूज़ हो रही हैं जो हम स्टार्ट में देख चुके हैं, पी क्लास, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट. तो ये तमाम डेफिनेशन वही हैं. एनपी कंप्लीटनेस भी हम इसी को बोलते हैं. इफ़ एनी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम देन एवरी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इज आल्सो सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम. Conversely, if we can prove that any NP complete problem cannot be solved in polynomial time, every NP complete problem cannot be solvable in polynomial time. ये कुछ थ्योरी वो क्या हम उसको बोलते हैं थ्योरम टाइप है. और ये रिडक्शन का कॉन्सेप्ट फिर वो आ गया सेम ही है. हम कहते हैं if the solution of NPC problem does not exist then the conversion रिडक्शन हम वहाँ बेसिकली लगाते हैं जहाँ हमारे पास एनपीसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद नहीं होता और हम क्या करते हैं, हम एक एनपीसी प्रॉब्लम को दूसरी एनपीसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं. फॉर दिस यू नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन इफ अ सोल्यूशन ऑफ द वन एनपीसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद इन द. अगर तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर कन्वर्जन करने से एक प्रॉब्लम अगर पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट हो सकती है तो इसका मतलब ये है कि बाकी प्रॉब्लम्स भी पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट हो सकती हैं. लेकिन ये बात चूँकि यूँ कह लें कि कॉन्सेप्ट ज़रा हट के बिलीव करना मुश्किल होती है, तो
चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिडक्शन का कॉन्सेप्ट. सपोज देयर आर टू प्रॉब्लम्स ए एंड बी. यू नो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व प्रॉब्लम ए इन पॉलिनोमियल टाइम. You want to prove that b cannot be solved in polynomial time. So you can convert the problem a into problem b in polynomial time. This is the concept of reduction actually. Example एक देखते हैं NP problem की. Suppose decision based problem is provided in which a set of inputs or high inputs can get high output. Criteria to come either in NP hard और NP complete. हमारे पास कोई भी एक डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम है, हम उसकी कुछ इनपुट्स हैं और हम ये कहते हैं कि वो इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट होती हैं उस प्रॉब्लम की. और क्राइटेरिया कुछ यूँ है कि हम बस इतना प्रूव करना चाहते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो या तो एनपी हार्ड प्रॉब्लम है या एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है. द पॉइंट टू बी नोटेड हियर, द आउटपुट इज ऑलरेडी गिवन. ये बात ऊपर स्टेटमेंट हमने देखी कि इनपुट के रिलेटेड आउटपुट भी हमें ऑलरेडी गिवन है. एंड यू कैन वेरीफाई द आउटपुट विद इन द पॉलिनोमियल टाइम. और आप पॉलिनोम उस आउटपुट को वेरीफाई कर सकते हैं विद इन द पॉलिनोमियल टाइम, मतलब बट कैन नॉट प्रोड्यूस एन आउटपुट सोल्यूशन इन पॉलिनोमियल टाइम. अब इस बात का जो है क्या मतलब है, ये डेफिनेशन किसकी बनती है, ये है एनपी प्रॉब्लम की डेफिनेशन स्टार्ट में जो हमने पढ़ी. Here we need the concept of reduction because when you can't produce an output of the problem according to the given input, then in case you have to use an emphasis on the concept of reduction in which you can convert one problem into another problem. If you satisfy both points, then your problem comes in the category of NP complete class. And if you satisfy only second point, then your problem comes in the category of NP hard class. So according to the given decision based NP problem, you can decide in the form of yes or no. If yes, then you have to do verify and convert into another problem via reduction concept. If you are being performed both, then decision based NP problems are in NP complete. ये ग्राफ के जरिए आपको NPC प्रॉब्लम जो है वो एक्सप्लेन की गई है. हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले इसमें जो सेकंड हमारे पास फेज है, सर्किट satisfiability. According to given decision based NP problem, you can design the circuit and verify a given mentioned output also within the p time or polynomial time. You can design a circuit and verify the mentioned output within polynomial time, but remember you can never predict the number of gates which produces the high output against a set of inputs within a polynomial time. So you verified the production and conversion. इसमें सिर्फ एक सर्किट बना के आपको दिया गया है और कहा यह गया है कि ये एक एनपी प्रॉब्लम है. हम ये तो कह सकते हैं, हम एक प्रॉब्लम का सर्किट तो बना सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उस सर्किट में जो है वो कितने गेट्स लगे होंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी है. डेफिनेशन इसकी देखते हैं. A Boolean function is said to be satisfiable if the output for the given value of the input is true, high or 1. कोई भी बूलियन फंक्शन सेटिस्फाइबल तब कहलाता है जब गिवन इनपुट पर आउटपुट जो है वो किसी भी गिवन इनपुट की आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाए हमारे पास. सपोज f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जी क्रिएटेड अ बूलियन फंक्शन बाय सर्किट. ये x इज इक्वल टू वाई जी ये हमारे पास ग्राफ में शो किया सर्किट डायग्राम में. These points you have to be performed for NPC. Concepts of SAT, circuit SAT less than equal to इसको हम रो भी पढ़ते हैं और P भी आप कह सकते हैं. कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है, a boolean function is said to be satisfiable if the output for the given value of the input is true. तो यहाँ पर circuit SAT less than equal to SAT का मतलब क्या है? In this conversion you have to convert circuit SAT into SAT within the polynomial time as we did it. दूसरी डेफिनेशन फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एन आउटपुट you have to convert SAT into circuit SAT within the polynomial time. हम सिंपली कन्वर्जन ही कर रहे हैं इसमें. और थर्ड वन है जी, एज यू नो वेरी वेल यू कैन गेट द SAT थ्रू सर्किट SAT दैट कम्स फ्रॉम NP. ये सिंबल बिलोंग्स टू का है. प्रूफ इसका यूँ है, प्रोडक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली मेड विद इन द पॉलिनोमियल टाइम फॉर फ्रॉम सर्किट SAT to SAT आउटपुट
has also been verified within the polynomial time as you did in the above conversation. So concluded that SAT belongs to NP-C. 3 CNF SAT. You have at least 3 clauses, and in clauses you will have almost 3 literals or constants, such as ये हमारे पास 3 clauses हैं 1, 2 and 3. We can define as this is a OR operator and this is an AND operator, ये बात चीज़ हम already जानते हैं पहले से. These all of the following points needed to be considered in 3CNF SAT. Concept of 3CNF SAT और ये सारी वो कन्वर्जन जिस तरह पिछले थी यहाँ पर भी ऐसे ही हैं. सबसे पहली वाली को देखते हैं हम. इन विच फर्स्टली यू नीड टू कन्वर्ट अ बूलियन फंक्शन क्रिएटेड इन SAT into CNF3 either in POS or SOP form within the polynomial time. ये अलजेब्रा आपको आता है और ये उसी की कन्वर्जन है. तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये क्योंकि मैथमेटिकल है, ये आप जो है खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे. आगे हम देखते हैं क्लीक प्रॉब्लम. ये बेसिकली एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है. प्रूफ हमने ये करना है कि क्लीक इज़ एन एनपीसी और नॉट, कि क्लीक जो है वो एनपीसी प्रॉब्लम है या नहीं है. फॉर दिस यू हैव टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग बिलो मेंशन पॉइंट्स. सबसे पहले आपको क्लीक और उसके बाद ये 3 पॉइंट्स, ये डेफिनेशन का हिस्सा है, आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे. तो इन जब हम सबको वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि उनकी बेस पर हम कह सकते हैं कि क्लीक जो है वो एनपीसी प्रॉब्लम है या नहीं. क्लीक की डेफिनेशन. इन क्लीक एवरी वर्टेक्स इज directly connected to another vertex and the number of vertices in the clique represent the size of clique. क्लीक हम ऐसे ग्राफ को बोलते हैं जिसमें हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हुआ हो और द नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी वर्टिसेस की जो तादाद है वो रिप्रेजेंट करें हमारे पास साइज ऑफ क्लीक को, यानी टोटल ग्राफ या ये क्लीक के साइज को. तो क्लीक कवर इसमें क्या होगा जी. गिवन अ ग्राफ जी एंड एन इंटीजर के, we can find k subsets of vertices v1 v2 so on to vk such that each vi is a clique of g. The above figure shows a graph that has a clique cover of size 3. दूसरा पॉइंट है for successful conversion from 3CNF to clique you have to follow the 2 steps. Draw the clause in the form of vertices and each vertex represents the literals of the clauses. They do not complement each other. They do not belong to the same clause. In the conversion, the size of the clique and the size of 3CNF must be same, and you successfully covered 3CNF into clique within the polynomial time. प्रूफ हमारे पास इसका ये है जी कि एज यू नो डैट अ फंक्शन ऑफ के क्लॉज देयर मस्ट एग्जिस्ट अ क्लीक ऑफ साइज के. It means that p variables which are from the different clauses can assign the same value, say it is 1. By using these clauses of all the variables of the cliques, you can make the value of each clause in the function is equal to 1. For example, अगर हमारे पास boolean function है 3CNF का जिसमें हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं. After reduction or conversion from 3CNF to clique, we will get p variables such as minus x plus y is equal to 1, x plus z is equal to 1 and x is equal to 1. Put the value of p variables in equation 1. This is the equation 1. ये इसमें values put की गई हैं और this is the output and that is verified. Fourth है जी proof clique belongs to NP. As you know very well, you can get the clique through CNF, and to convert the decision based NP problem into 3CNF you have to first convert into SAT, and SAT comes from NP. So concluded that clique belongs to NP. ये
हमें मैथमेटिकली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टेटमेंट से ही बात प्रूव हो गई है। तो आगे है वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। इसके अंदर हम ये चार चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले वर्टेक्स कवर देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। इट represents a set of vertex or node in a graph G which gives the connectivity of a complete graph. इससे तो आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है। According to the graph G of vertex cover which you have created, the size of vertex cover is equal to 2. Vertex cover की conversion क्लिक में, in a graph G of vertex cover you have n vertices which contain a vertex cover k. There must exist of clique size n minus k in its complement. According to the graph G, you have number of vertices 6 and size of clique n minus 4. इस ग्राफ में हमारे पास 6 जो है वर्टिसेस हैं और क्लीक जो है वो n minus k टोटल 4 है. You can also create the clique by complementing the graph G of vertex cover means in smaller form connect the vertices in vertex cover. तीसरा कन्वर्जन है क्लीक को वर्टेक्स कवर में कन्वर्ट करना. Here through the reduction process you can get the vertex cover from clique by just complementing the clique graph G within the polynomial time. फिर हम लास्ट में देखेंगे कि वर्टेक्स कवर जो है वो NP से बिलोंग करता है. लास्ट है सबसेट सम प्रॉब्लम. इसमें हम ये चार चीज़ें देखेंगे. नंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ एजेस after making the union for a set for a to get all the edges of the complete graph G, and that is called subset cover. आपके सामने ग्राफ है, इसमें एजेस और वर्टिसेस शो किए गए हैं. आपको वर्टिसेस की एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है कि V1 वर्टेक्स से एज E1 कनेक्ट होता है और एज E6 कनेक्ट होता है. इसी तरह V2, V3, V4, V5 एंड V6. इनका अगर हम यूनियन करें, V3 और V4 का यूनियन करें हम, यानी दिस इज़ V3 एंड दिस इज़ V4, इनका यूनियन अगर हम करें V3 एंड V4 तो हमारे पास ये सेट आता है. दिस इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ एजेस आफ्टर द यूनियन ऑफ वर्टिसेस. इसको हम सबसेट कवर बोलते हैं. कन्वर्जन है नेक्स्ट, वर्टेक्स कवर को सबसेट कवर में कन्वर्ट करना, फिर सबसेट कवर को वर्टेक्स कवर में कन्वर्ट करना. लास्ट में हम देखते हैं कि सबसेट कवर जो है वो NP से बिलोंग करता है. ठीक है, बिल्कुल सेम है ये तीनों प्रॉब्लम्स. और लास्ट में देखते हैं इंडिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं. An independent set of a graph G is a subset V belongs to a subset of V of vertices that every edge in E is incident on at most one vertex in V. हर वर्टेक्स, हर नोड एक एज को फॉलो करता हुआ दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट हो रहा है, इसको हम इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं. यानी a graph with large independent sets of size 4 and smallest vertex cover of size 3.